मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम अपने पॉलिटिकल साइंस की बुक के अंतर्गत पेज नंबर 7 पर आ गए हैं। यहाँ पर आपने कल अपने इस चैप्टर को स्टार्ट कर दिया था, फर्स्ट चैप्टर को, जिसका नाम समानता था। समानता के अंतर्गत आपने स्टार्टिंग में देखा कि शांता और सुजाता, कांता और सुजाता दो फ्रेंड्स हैं। ये काम करने वाली दूसरों के घरों में काम करने वाली बाइयाँ हैं। और इन्होंने देखा कि जब ये वोट डालने गई थी तो जो इनके मालिक लोग हैं, जो समाज में सम्मान प्राप्त हुए व्यक्ति हैं, वो भी इनके साथ लाइन में लगकर ही वोट डाल रहे हैं, क्योंकि इन्हें वहाँ बड़ा अच्छा लग रहा था। ये सोच रही थी, देखो, एक वोट डालते समय तो सबको समानता का अधिकार प्राप्त है। जितने वोट की कीमत उनके द्वारा डाले गए वोट की है, उतनी ही कीमत इन लोगों के द्वारा डाले गए वोट की है। लेकिन जब वो घर पहुंचती है तो उसे अच्छे से पता था कि उसकी बेटी बीमार है। उसने अपनी बेटी को गर्म पानी या गर्म चाय वगैरह पिलाकर कहा कि बेटा, मैं पहले काम कर आती हूँ, फिर शाम को तुम्हें डॉक्टर को दिखाने ले जाऊँगी। जब वो शाम को डॉक्टर के पास जाती है सरकारी अस्पताल में, वहाँ पहले से ही इतनी लंबी लाइन लगी होती है। उस लाइन को देखकर वो सुबह वाली लाइन के बारे में सोचने लगती है, क्या जो हमारे मालिक लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं समाज के, क्या उन्हें भी इस तरह की लाइनों में लगना पड़ता है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी लाइन में नहीं लगते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाकर या प्राइवेट डॉक्टर से अपने बच्चों के लिए दवाइयाँ ले लेते हैं। ये एक प्रकार की असमानता वो खड़े खड़े महसूस कर रही थी एक ही दिन के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम पेज नंबर 7 से पढ़ रहे हैं बेटा, अन्य प्रकार की असमानताएं। अन्य प्रकार की असमानताएं भी भारत में दिखाई देती हैं, क्योंकि भारत के अंदर अनेक प्रकार की जातियां हैं, अनेक प्रकार के धर्म हैं। कुछ अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, कुछ अपने आप को कमतर समझते हैं। तो वो सब चीज़ें हमारे देश में असमानताओं को जन्म देती है, चाहे हमारे संविधान के द्वारा कितनी भी समानता की घोषणा की गई हो। पढ़ते हैं बच्चों पेज नंबर 7 से। अन्य प्रकार की असमानताएं। कांता उन बहुत से लोगों में से एक है। कांता की कहानी तो कल पढ़ी थी आप लोगों ने, जो भारतीय लोकतंत्र में रहते हैं और जिन्हें मताधिकार का अधिकार भी प्राप्त है। मताधिकार का अधिकार बेटा राजनीतिक अधिकार होता है, और वो उसे प्राप्त था क्योंकि वो भारत में रहने वाली एक निवासी थी। लेकिन जिनका दैनिक जीवन और कार्य करने की स्थितियाँ समानता से बहुत अधिक दूर है। मतलब राजनीतिक अधिकार तो उन्हें प्राप्त है, लेकिन सामाजिक समानता और आर्थिक समानता से वो अभी भी बहुत अधिक दूर थी। निर्धन होने के अतिरिक्त भारत में लोगों को अन्य अनेक कारणों से भी असमानता का सामना करना पड़ता है। इसका आशय यह है कि हम निम्नलिखित 2 कहानियों को पढ़कर समझेंगे। मतलब यहाँ पर ये जो कह रहा है ना कि आर्थिक असमानता, आय के स्तर की असमानता के अतिरिक्त भी बहुत सी ऐसी असमानताएं हैं जो भारत में दिखाई देती हैं। उसको समझाने के लिए इसने यहाँ पर 2 घटनाएं या 2 कहानियाँ प्रस्तुत की हैं, और उनको पढ़कर अपन समझेंगे किस तरह की असमानताएं भारत में पाई जाती हैं। ये दोनों ही वास्तविक घटनाओं पर आधारित हैं और भारत में होने वाली विभिन्न प्रकार की असमानताओं पर प्रकाश भी डालती हैं। बेटा, यहाँ पर देखो, सामने आपके कुछ विज्ञापन दिए हुए हैं। पहला वाला पढ़ रही हूँ मैं, कुर्मी क्षत्रिय। फिर है 26 वर्ष का है, 5 फुट 4 इंच हाइट है उसकी, BSc माइक्रोबायोलॉजी में उसने किया है, MSc उसने बायोटेक में किया है, फिर B.Ed भी करा हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर है वर्तमान में प्राइवेट कॉलेज में। सजातीय वर चाहिए, मतलब ये जो है ना, इसमें वर की डिमांड है, लड़के की डिमांड है। और उन्होंने अपना जो बायोडेटा डाला है लड़की वालों ने, उन्होंने क्या है, कुर्मी क्षत्रिय, 26 साल की हाइट है, 5 फुट 4 इंच उसकी हाइट है, 26 वर्ष की उम्र है, BS उसकी सारी की सारी एजुकेशन डाल दी, और वर्तमान में वो जो है असिस्टेंट प्रोफेसर है प्राइवेट कॉलेज में। ये सारी जानकारी देते हुए एक ऐड डाला है। अब दूसरा ऐड देखो बच्चों, ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण है, ध्रुव कौशल गोत्र है,
30 वर्ष 5 फुट की हाइट है, 30 वर्ष की आयु है और 5 फुट की हाइट है। गौर वर्ण है, गौर वर्ण है। MA 3 विषयों में किया हुआ है एवं अन्य डिप्लोमा कोर्स भी किए हुए हैं। कन्या हेतु वर चाहिए। सर्व ब्राह्मण मान्य है, मतलब सभी प्रकार के ब्राह्मण इनको मान्य होंगे। अब तीसरा ऐड पढ़ो बच्चों। तोमर राजपूत, 30 वर्ष 5 फुट 9 इंच हाइट, मैकेनिकल इंजीनियर, सुजलान पुणे हेतु सेवारत, मतलब ये यहाँ पर कार्यरत हैं। उच्च तकनीकी अहर्ता प्राप्त राजपूत कन्या चाहिए। इन्होंने साफ लिखा है कि इन्हें जॉब वाली गर्ल चाहिए और वो भी राजपूत होनी चाहिए। फिर है नेक्स्ट ऐड के अंदर 23 वर्षीय है, 5 फुट 3 इंच हाइट है, स्लिम, गोरी, BE कंप्यूटर साइंस, छत्तीसगढ़ी, अग्रवाल कन्या के लिए स्वजातीय मैचिंग पर वर चाहिए। ये भी एक ऐड है जो अग्रवाल समाज की एक कन्या के द्वारा डाला गया है और वर के लिए, लड़के के लिए डिमांड की गई है, अपना बायोडेटा दिया है। तो ये जो ऐड दिए गए हैं इसके अंदर देखो क्या लिखा, ऊपर दिए गए वैवाहिक विज्ञापनों में जाति की सूचना देने वाले अंशों पर गोला बनाइए। जैसे पहले वाले ऐड में कुर्मी क्षत्रिय था, राजपूत था। दूसरे में ब्राह्मण जिजोदिया बुंदेलखंडी ब्राह्मण था। फिर तीसरे वाले में तोमर राजपूत था और चौथी के अंतर्गत आपके अग्रवाल कन्या थी। तो ये आपके जो इस तरह से दिए गए हैं, जाति को महत्व दिया गया है बेटा, ये भी एक प्रकार की असमानता को ही द्योतक होता है। पढ़ें अपन अपने पेज पर क्या दिया हुआ है। भारत में सामान्यतः प्रचलित असमानताओं में से एक है जातिगत व्यवस्था। ये शब्द नोट कर लो, जातिगत व्यवस्था को। यदि आप ग्रामीण भारत में रहते हैं, ग्रामीण भारत शब्द को भी अंडरलाइन कर लेना बेटा, तो जातिगत पहचान का अनुभव शायद आप बहुत छोटी आयु में ही हो जाएगा। और यदि आप भारत के शहरी क्षेत्र में रहते हैं, शहरी क्षेत्र को भी अंडरलाइन कर लेना, तो शायद आप ये सोचेंगे कि लोग अब जात पात में विश्वास नहीं करते हैं। परंतु जरा एक प्रमुख समाचार पत्र के वैवाहिक विज्ञापन के कॉलम को देखिए तो आप पाएंगे कि उच्च शिक्षा प्राप्त शहरी भारतीय के दिमाग में भी जाति कितनी महत्वपूर्ण होती है। देखा ना बेटा आपने विज्ञापन के अंदर सभी ने अपनी जाति और अपनी ही जाति के अंदर वर या वधू की डिमांड की है। आइए अब हम एक कहानी, स्कूल जाने वाले एक दलित बच्चे के अनुभवों के बारे में पढ़ते हैं। ये कहानी भी अच्छी लगेगी आपको और इससे आपको पता लगेगा किस तरह से जाति के आधार पर असमानताएं भारत में देखी जा सकती हैं। दलितों के बारे में आप पहले से ही पिछली कक्षा की पुस्तक में पढ़ चुके हैं। दलित एक ऐसा शब्द होता है जो निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। अब आप दलित का अर्थ पढ़ रहे हैं बेटा, इसको अंडरलाइन कर लेना। दलित का अर्थ होता है कुचला हुआ या टूटा हुआ, और इस शब्द का इस्तेमाल करके दलित यह संकेत करते हैं कि पहले भी उनके साथ भेदभाव होता था और आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, ये कहानी आपकी स्टार्ट हो गई है बेटा। ओम प्रकाश वाल्मीकि जिनका जन्म 1950 में हुआ था और 2013 में जिनकी मृत्यु हुई थी। इनका जीवन काल कितना रहा था? 1950 से 2013 तक। एक प्रसिद्ध दलित लेखक हैं। अपनी आत्मकथा जूटन में वे लिखते हैं कि स्कूल में दूसरों से दूर उन्हें बैठना पड़ता था, वह भी ज़मीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते जाते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास ही बैठना पड़ता था, जहाँ से बोर्ड पर लिखे हुए अक्षर धुंधले दिखाई देते थे। कभी कभी बिना कारण पिटाई भी कर दी जाती थी। जब वे कक्षा 4 में थे, प्रधानाध्यापक ने ओम प्रकाश से स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगाने को कहा था। वे लिखते हैं, लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना अधिक बड़ा था, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द, बच्चों पेज चेंज कर लेना, जिसे साफ करने से मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था,
मुंह के भीतर भी धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे जो पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेड मास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर ही टिकी हुई थी। पानी पीने तक की भी इजाज़त नहीं थी। पूरा दिन मैं झाड़ू लगाता रहा। स्कूल के कमरों की खिड़की दरवाज़ों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिप छिप कर मेरा तमाशा देख रही थीं। ओम प्रकाश से अगले 2 दिनों तक स्कूल और खेल के मैदान में झाड़ू लगवाई जाती रही, और ये क्रम तब जाकर रुका जब उधर से गुजरते हुए उसके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते हुए देखा। उन्होंने शिक्षकों का साहसपूर्वक सामना किया। उन्हें अच्छा नहीं लगा कि मेरे बेटे के साथ इतना गलत व्यवहार किया जा रहा है। सब बच्चे अंदर बैठ के पढ़ रहे हैं और उसका बेटा झाड़ू निकाल रहा है, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने साहसपूर्वक शिक्षकों का सामना किया और ओम प्रकाश का हाथ पकड़कर स्कूल के बाहर जाते हुए ऊंचे स्वर में सबको सुनाते हुए कहा, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूँ, पर इतना याद रखना मास्टर, यो यहीं पढ़ेगा इसी मदरसे में, और यो ही नहीं, इसके बाद और भी आवेंगे पढ़ने को। वो मतलब उन्होंने अपना जो उनको अच्छा नहीं लगा, उनको बहुत गुस्सा आ रहा था, वो मास्टर जी को अपमान भी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि मास्टर जो होता है विद्या का एक तरह से देने वाला व्यक्ति होता है। तो उन्होंने उसको यही कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये अच्छी बात नहीं है, ये ध्यान रखना है, इसी मदरसे के अंदर ना सिर्फ मेरा बेटा पढ़ेगा बल्कि और भी बच्चे आएंगे जो यहाँ पर पढ़ेंगे और तुम्हें ही उनको पढ़ाना पड़ेगा। अब अपन यहाँ पर साइड में कुछ दे रखा है बेटा, अपन पहले उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ देखो, एक तो किताब दी हुई है, राधा कृष्ण पेपर वैक्स जूठन करके उसका नाम है। ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। जिस बच्चे की कहानी आपके द्वारा भी पढ़ी गई है ना बेटा, इसी बच्चे के द्वारा बड़े होकर अपनी ये कहानी लिखी गई है। और उस कहानी के अंदर उसने अपने बचपन से बड़े होने तक की जितनी भी मतलब उसको पीड़ा महसूस हुई थी, वो सारी की सारी पीड़ा उसने क्रमबद्ध तरीके से लिखी है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है कहानी के नीचे, ओम प्रकाश वाल्मीकि की किताब जूठन का मुख्य पृष्ठ है, ये मतलब पहला पेज है, जिसमें उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अनुभवों को प्रस्तुत किया है। आपके विचार से ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ उसके शिक्षक और सहपाठियों ने असमानता का व्यवहार क्यों किया था? अपने आप को ओम प्रकाश वाल्मीकि की जगह रखते हुए 4 पंक्तियाँ लिखिए और उक्त स्थिति में आप कैसा अनुभव करेंगे यह भी बताइए। तो ये बेटा क्वेश्चन है, बाद में करेंगे इस क्वेश्चन को। तो अपन दूसरी कहानी भी पढ़ते हैं जो यहाँ पर दी हुई है। दूसरी कहानी एक ऐसी घटना पर आधारित है जो भारत के एक बड़े शहर में घटी थी। मतलब ये तो चलो ओम प्रकाश वाल्मीकि की घटना ग्रामीण क्षेत्र के एक स्कूल के अंदर घटी थी, और दूसरी घटना जो है ये भी सही घटना है जो भारत के एक बहुत बड़े शहर में घटी थी। देश के अधिकांश भागों में ऐसा होना एक सामान्य बात सी है। यह कहानी श्री और श्रीमती अंसारी की है। क्या है कहानी वो पढ़ रहे हैं अपन। जो शहर में किराए पर एक मकान लेना चाहते थे। वे पैसे वाले भी बहुत थे, इसलिए किराए की कोई समस्या तो थी नहीं उनको। वे मकान ढूंढने में मदद लेने एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए। डीलर ने उन्हें बताया कि वह कई खाली मकानों के बारे में जानता है जो किराए पर मिल सकते हैं। वे पहला मकान देखने के लिए गए। अंसारी दंपत्ति को मकान बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मकान लेने का निर्णय भी कर लिया। फिर जब मकान मालकिन ने उनके नाम सुने तो वे बहाने बनाने लगी कि वो मांसाहारी लोगों को मकान नहीं दे सकती है, क्योंकि उस बिल्डिंग में कोई भी मांसाहारी व्यक्ति निवास नहीं करता है। प्रॉपर्टी डीलर अंसारी दंपत्ति दोनों ही ये सुनकर आश्चर्यचकित रह गए थे, क्योंकि पड़ोस से ही मछली पकाने की गंध आ रही थी। उनके सामने उन दूसरे और तीसरे मकानों में भी जो उन्हें पसंद आए थे यही बहाना दोहराया गया कि हम मतलब मांसाहारी व्यक्तियों को अपने मकान नहीं देते हैं। यही बहाना दोहराया गया। अंत में प्रॉपर्टी डीलर ने उनको सुझाव दिया। और क्या सुझाव दिया वो सुनो बच्चों। क्या वे अपना नाम बदलकर श्री और श्रीमती कुमार रखना चाहेंगे?
अंसारी दंपत्ति ऐसा करने के बिल्कुल भी इच्छुक नहीं थे, इसलिए उन्होंने कुछ और मकान देखने का निश्चय किया और अंत में लगभग 1 महीना ढूंढने के बाद उन्हें एक मकान मालकिन मिली जो उन्हें किराए पर मकान देने के लिए तैयार थी। देखो यहाँ पर उनकी जाति के आधार पर, उनके नाम के साथ अंसारी लगा होता तो उनकी जाति के आधार पर कोई मकान ही नहीं देना चाहता था। अपन साइड में एक दिया हुआ क्वेश्चन है, उसको पढ़ते हैं बेटा। आपके विचार से अंसारी दंपत्ति के साथ असमानता का व्यवहार क्यों किया जा रहा था? यदि आप अंसारी दंपत्ति की जगह होते और आपको रहने के लिए इस कारण से जगह नहीं मिलती क्योंकि कुछ पड़ोसी आपके धर्म के कारण आपके पास नहीं रहना चाहते हैं, तो आपको कैसा लगता या आप क्या करते? बच्चों, ये समाज की एक ऐसी असमानता की स्थिति है जो आज भी देखने में पाई जाती है, लेकिन हाँ, इसका इतना विकराल रूप नहीं दिखाई देता है, लेकिन फिर भी यह समाज में दिखाई देती है, जो भारत के संविधान को चुनौती देती है कि वो समानता का जो अधिकार संविधान द्वारा लोगों को प्रदान किया गया है, वास्तविक जगत में वास्तव में जीवन में समानता नहीं पाई जाती है हर जगह। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे दे रखा है मानवीय गरिमा का मूल्य। ये हेडिंग आपके डली हुई है। अब तक आप समझ गए होंगे कि प्राय कुछ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार बस इस कारण से होता है कि उनका जन्म किस जाति, लिंग या धर्म में हुआ है और वे उच्च वर्ग के हैं या मध्यम या निम्न वर्ग के। मतलब ये ऐसी बातें हैं जिनके आधार पर भी असमानताएं पाई जाती हैं, जैसे आपने इन दोनों घटनाओं में देखा था। ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी परिवार के साथ असमानता का व्यवहार जातिगत और धर्मगत कारणों से हुआ था। जब लोगों के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उनके सम्मान को ठेस पहुंचती है। होता है क्या बच्चों इस तरह की बात? ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी किसी व्यक्ति के साथ असमानता का व्यवहार होता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। ओम प्रकाश वाल्मीकि तथा अंसारी दंपत्ति के साथ किए गए व्यवहार के कारण उनकी गरिमा को ठेस पहुंची थी। ओम प्रकाश वाल्मीकि को उनकी जाति के कारण स्कूल में झाड़ू लगवाकर शिक्षकों और छात्रों ने उनके सम्मान को बुरी तरह से आहत किया था और उन्हें महसूस कराया कि वे विद्यालय के अन्य छात्रों के समान नहीं हैं, बल्कि उनसे कमतर हैं। बच्चा होने के कारण ओम प्रकाश वाल्मीकि स्वयं इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे, किंतु जब उनके पिता ने अपने बेटे को झाड़ू लगाते देखा तो उन्हें इस असमान व्यवहार पर क्रोध आया और उन्होंने शिक्षकों के समक्ष विरोध प्रकट किया था। जब लोगों ने अंसारी दंपत्ति को अपना मकान देने पर इनकार कर दिया तब उनके सम्मान को भी चोट पहुंची थी। फिर जब प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें नाम बदलने का सुझाव दिया तब उनके आत्मसम्मान ने उन्हें ऐसा करने से रोक दिया और उन्होंने उस सुझाव को ठुकरा दिया था। ओम प्रकाश और अंसारी दंपत्ति के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए था। वे भी उसी सम्मान और उसी गरिमा के हकदार थे जो अन्य व्यक्तियों को मिलती है। देखो बेटा, यहाँ पर आपके एक पिक्चर सी 3 पिक्चरें बनी हुई हैं। एक पिक्चर का सीन है, फिल्म अपन देखते हैं ना, उसका एक सीन है। इसके अंदर आपके जो क्या कहते हैं दीवार पिक्चर थी आपके अमिताभ बच्चन की, उस पिक्चर का ये सीन है जिसमें उनके द्वारा बचपन में बूट पॉलिश का, जूते पॉलिश का कार्य किया जा रहा है। देखो यहाँ पर पहले कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इस पिक्चर से ऊपर क्या दे रखा है वो अपन पढ़ते हैं। यदि आप अंसारी परिवार के एक सदस्य होते तो प्रॉपर्टी डीलर के नाम बदलने के सुझाव का उत्तर किस प्रकार देते? और दूसरा दे रखा है, क्या आपको अपने जीवन की कोई ऐसी घटना याद है जब आपकी गरिमा को चोट पहुंची और आपको उस समय कैसा महसूस हुआ था? यहाँ देखो, अब ये तीनों चित्रों के बारे में पहले के अंदर एक व्यक्ति ने अपना पैर आगे बढ़ाकर एक बच्चे के सामने कहा कि इसे पॉलिश कर दो। फिर उसके बाद उसके द्वारा पैसा दिया गया है और फिर उसके द्वारा उसके हाथ में पैसा दिया जा रहा है ना। देखो अपन पढ़ें, नीचे क्या दे रखा है। 1975 में बनी दीवार फिल्म, इस पिक्चर का क्या नाम है? दीवार। जूते पॉलिश करने वाला एक लड़का फेंक कर दिए गए पैसे को उठाने से इनकार कर देता है। वह मानता है कि उसके काम की भी गरिमा है और उसे उसका भुगतान आदर के साथ किया जाना
चाहिए। बच्चों, ये जो आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, इसकी रक्षा खुद को ही करनी पड़ती है। यदि हम अपने काम का आदर नहीं करेंगे तो दूसरा तो पहले ही उस काम का सम्मान नहीं करना चाहता है। आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू बेटा।